नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आज इंडिया चाहता है कि शुरुआत एक बड़ी और अच्छी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अमूमन न्यूज ब्रेकिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन ये एक राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज अभी सामने आई है। मोदी सरकार ने तय किया है कि अब 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। 18 साल से बड़े लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। अभी तक ये उम्र की सीमा 45 साल थी, अब इसको घटाकर 18 कर दिया गया है। 1 मई से ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम देश भर में शुरू होगा, जहां पर 18 साल से बड़े लोग उसकी उम्र से ज़्यादा के वो वैक्सीन लगा पाएंगे। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अगर चाहेंगी तो 50% तक वैक्सीन की सप्लाई सीधे राज्य सरकारों को कर सकती हैं। यानी राज्य सरकारें करीब 50% वैक्सीन सीधे फार्मा कंपनियों से खुद खरीद पाएंगी और ये वैक्सीन पहले से तय कीमत पर ही मिलेगी। यानी जो केंद्र सरकार ने कीमत तय कर दी है, उसी कीमत पर इस वैक्सीन को उपलब्ध कराना होगा, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो फार्मा कंपनियां हों। तो इस वक्त की ये बड़ी अहम और काफ़ी राहत भरी खबर सामने आई है। पूरे देश को वैक्सीन लगाने की इस पहल के साथ वैक्सीन के ज़्यादा डोज की भी ज़रूरत होगी। ये कहाँ से पूर्ति होगी? इसके लिए आपको याद होगा, सरकार ने रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जो 2 से 3 हफ्ते के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। और साथ ही अमेरिका से आने वाली मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को भी इजाज़त मिल चुकी है, जो भी 15 से 20 दिनों के अंदर हिंदुस्तान में उपलब्ध हो, ऐसी कोशिशें की जा रही है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम और तेज़ी से आगे बढ़ेगा ताकि कोरोना को मात दी जा सके। और अब इंडिया चाहता में आगे बढ़ते हैं। सादत हसन मंटो का नाम तो आपने सुना होगा। मंटो ने एक बार कहा था कि एक आदमी का मरना मौत है और 1 लाख आदमियों का मरना तमाशा। कोरोना से अब तक हिंदुस्तान में 1,78,769 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन घरों से किसी की लाश उठी वहां वो मौत होगी, लेकिन हमारे सिस्टम का खोखलापन, सत्ता की संवेदनहीनता वाकई इन लाखों बेवक्त मौतों को तमाशे में बदल देती है। ये तमाशा या ये तस्वीरें न जाने किसको हंसाती हैं, लेकिन इस देश को इस वक्त रुला रही हैं। उन आंसुओं की धार इतनी तेज है कि उस धार में सिस्टम पर चढ़ा पाखंड खंड खंड होकर बहता जा रहा है और कुछ बचा है तो आपकी बेबसी। इंडिया कोरोना से आपकी हिफाजत चाहता है, बेबसी नहीं। लेकिन हमें इन्हीं खबरों में से कुछ उम्मीदें, कुछ सबक निकाल कर लाने हैं। तो जिन खबरों को आपने आज पसंद किया उसी को हम दिखाएंगे, जैसा पहले दिन से हमारा आपसे वादा रहा है। सबसे ज़्यादा 33% इंडिया ये जानना चाहता है कि वोटर की जान ज़रूरी है या वोट के लिए रैलियां। 21% लोग ये जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में देश का ऑक्सीजन चोर कौन है, जबकि 17% लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रवासी मजदूरों को आखिरकार वापस क्यों बुला रहे हैं नीतीश कुमार। इंडिया की गर्दन आज कोरोना की जंजीरों में जकड़ी हुई है और इन जंजीरों को तोड़ने में हमारा सिस्टम नाकाम है और लोग बेबस। मौत यूं आएगी सोचा न था। वो थोड़ा बुरा करा, मैं बचूंगा नहीं। हर सांस की बोली लगाई जाएगी। ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही है कि हम रह नहीं पा रहे। हर आस टूटती जाएगी सोचा न था। मरता करता क्या, वो हाल है। कीमत देने के लिए इंसान तैयार है, बट दवा मिल नहीं रही है। सिस्टम धराशायी और मौन हुक्मरान। ये सब धांधलेबाजी है, यहाँ पर सब चोरी चकारी हो रही है, फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं बैठ के। इसको आग लगा देनी चाहिए हॉस्पिटल को। हर अंधेरे के बाद उजाला है, पर रात ऐसी गहराएगी सोचा न था। तो जैसा इंडिया चाहता है, हम उसी हिसाब से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लोगों को ये बात ज़्यादा चुभ रही है कि उनकी जान ज़्यादा अहमियत रखती है या उनका वोट, क्योंकि वोट के लिए बंगाल से यूपी तक हो रही रैलियां और चुनाव प्रचार कोरोना को लगातार बढ़ा रहे हैं। अगर हम बंगाल की बात करें, जहां रैली पर रेला चल रहा है, तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के बंगाल में 8,049 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से मौत की संख्या 28 है। पश्चिम बंगाल में सक्रिय केस 53,976 हो चुके हैं और पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 6.73% है। यानी हर 100 लोगों की जांच होने पर 6.73 लोग पॉजिटिव निकल आ रहे हैं।
और आप सोचिए कि किसी रैली में अगर नेता दावा करते हैं कि 1 लाख की भीड़ जुटी है तो उसमें करीब 6,700 लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज हो सकते हैं, और वो कोरोना मरीज फिर कितने लोगों में संक्रमण फैलाएंगे ये कहना मुश्किल है। अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख से आज तक के हालात तो कोरोना के हाथ से निकलता जा रहा है। अभी तक की जो स्थिति समझ में आ रही है पश्चिम बंगाल में वो वाकई में चिंताजनक है। 26 फरवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, आपको याद होगा 26 फरवरी वो तारीख थी। उस वक्त पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 216 मामले निकलकर सामने आते थे। आज 19 अप्रैल को कोरोना मरीज बढ़कर 8,419 हो चुके हैं, यानी आप समझ सकते हैं किस हद तक तेजी से वृद्धि हुई है इन चुनावों की वजह से। हालात इतने बिगड़ गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपनी धुन में है और उसके नेता अपनी मर्जी से। 26 फरवरी को मौत जो थी कोरोना से वो 4 थी पश्चिम बंगाल में, जो अब बढ़कर 28 हो चुकी है। इन सब के बीच जिन नेताओं ने अपनी रैलियां रद्द कर दी, अगर उनके विरोधी हार की फप्ती कस रहे हैं, जो लोग रैली रद्द कर रहे हैं उन पर फप्तियां कसी जा रही हैं कि आप चुनाव हार रहे हैं इसीलिए आप रैलियां रद्द कर रहे हैं। जब राजनीति इस देश में इस स्तर पर आ जाएगी तो कोरोना से आखिरकार मिलकर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? दीदी, ओ आदरणीय दीदी, की खेला होवे दीदी की आंखों पर अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है। बिना युद्धे 1 इंची जमी छाड़बो ना। अब इस पर हंसें या रोएं, जहां हजारों जिंदगी मौत से लड़ रही हैं, एक एक सांस पर मौत घात लगाकर बैठी है, वहां एक राज्य में कोई सुनहरे भविष्य के सपने दिखा रहा है तो कोई खेला खिला रहा है। सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ बीजेपी सरकार यहां आपकी हर मुश्किल कम करने के लिए काम करेगी। বিজেপির বিরুদ্ধে খেলা হবে, গুলি চালানোর বিরুদ্ধে খেলা হবে, বুলেটের বিরুদ্ধে খেলা হবে, বিনা পয়সায় রেশন পাওয়ার জন্য খেলা হবে, দুয়ারে দুয়ারে রেশন পৌঁছে দিতে চান তাহলে খেলা হবে। विडंबना है कि जब देश अपने इतिहास के सबसे संगीन दौर से गुजर रहा है, आम हो या खास, हर शख्स की जान पर खतरा मंडरा रहा है, हमारे नेता चुनाव खेलने में व्यस्त हैं। जनतंत्र बचाने के चक्कर में चुनाव आयोग जन की जान से ही खिलवाड़ कर रहा है। ये वो रैलियां और रोड शो हैं जो कोरोना की रफ्तार को और बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लेकिन लोगों की चिंता भला किसे है? चिंता तो वोट की है, चिंता सत्ता की है। मौका मिला तो कोरोना भी वोट का मुद्दा बन जाता है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। আমরা তো ভাবতে পারি যে করোনাটা আবার সেকেন্ড ইয়ার এসে রিপিট করবে, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ভাবা উচিত ছিল। তারা অ্যাডভাইস দেয় প্রত্যেকটা মতের কথা আমাদের, শুধু তাদের অ্যাডভাইস করা উচিত ছিল যে তাদের কাছে কি ইনপুট আছে, সেই ইনপুট যারা রিসার্চ করে তারা আমাদের দিবে। তারা তো দেয়নি, তারা তো এতদিন কিচ্ছু করেনি। दीदी बंगाल में कोरोना बढ़ने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वैक्सीन, दवा और ऑक्सीजन का रोना रो रही हैं। उन्होंने फैसला किया है कि कोलकाता में अब वो प्रचार नहीं करेंगी, बाकी रैलियों में भी सिर्फ 30 मिनट भाषण देंगी। সমস্ত জেলাতে তার যে প্রচার কর্মসূচি ছিল সেখানে সমাবেশের জন্য তিনি সময় নিয়ে মাত্র 30 মিনিট সময় তিনি দেবেন। लेकिन इस 30 मिनट में क्या भीड़ नहीं आएगी? क्या कोरोना 30 मिनट के लिए खुद को थाम लेगा? लेकिन सिर्फ ममता ही क्यों, चुनाव जीतने की लगन तो हर पार्टी को लगी है। अब तक बंगाल में ममता बनर्जी ने 30 रैलियां और रोड शो किए हैं, तो बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने 18 रैलियों को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 56 रैलियां और रोड शो किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 32 रैलियां और रोड शो किए। राहुल गांधी ने बंगाल में सिर्फ 2 रैलियां की, लेकिन वो बंगाल की बजाय केरल और तमिलनाडु में प्रचार करते रहे। नेताओं को भीड़ पसंद है और इस भीड़ में आलम यह है कि चुनाव की सुगबुगाहट हुई थी तो बंगाल में चंद मामले थे, आज वो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ गए हैं। इसमें भी राजनीति इतनी है कि राहुल ने रैली न करने का ऐलान किया तो तंज ही तंज कि जब कोई रैली में आता ही नहीं तो क्या करेंगे।
अगर आपको नहीं जाना है तो आप सीधे कहिए कि आपकी सभा नहीं हो रही है। ये कोरोना को बहाना बना रहे हैं। आपकी पहली कौन सी 50 सभा हुई, इसका नाम दीजिए। भीड़ न जुटाओ, मास्क पहनो, गाइडलाइन का पालन करो। इस काल में अक्सर नेता ये कहते सुने जाते हैं, लेकिन जब लड़ाई सत्ता की हो तो अपनी ही कही बात बेमानी हो जाती है। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। नेता नेतागिरी से बाज नहीं आ रहे और इस बीच कोरोना दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। आज आलम यह हो चुका है कि देखते देखते 10 लाख केस यूं बढ़ जाते हैं। कुछ फिगर्स आपके सामने हैं। जब कोरोना के मामले देश में 1 करोड़ हुए तो उनके 1 करोड़ 10 लाख होने में 65 दिन का वक्त लगा था जब पहली बार हुए थे। लेकिन 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 20 लाख, अगला ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूं, वो होने में महज 35 दिन, यानी जो अंतराल था 10 लाख केस बढ़ने का वो 65 से घटकर 35 दिन पे आ गया। 1 करोड़ 20 लाख से जब 1 करोड़ 30 लाख हुए तो ये अंतर 35 दिन से घटकर 10 दिन पर रह गया। इतनी तेजी से केस बढ़ रहे हैं। 1 करोड़ 30 लाख से जब आगे बढ़े 1 करोड़ 40 लाख के, यानी अगले 10 लाख केस महज 6 दिन में आ गए। और उसके बाद यानी आज स्थिति यह है कि 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 50 लाख केस, 10 लाख मामले 5 दिन में बन जा रहे हैं। यानी जो काम पहले 65 दिन में होता था वह 5 दिन में हो जा रहा है। इस तेजी से कोरोना के केस देश में बढ़े हैं। शायद पूरे के पूरे सिस्टम ने, पूरी के पूरे सरकार ने इस बारे में कोई तैयारी नहीं की थी। और जब कोरोना इस रफ्तार से बढ़ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या स्थिति होगी। वहां कोरोना विस्फोट का आलम है। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, कानपुर नगर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया। बस जरूरी सेवाएं ही खुली रहेंगी। लेकिन यूपी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से साफ मना कर दिया है। यूपी के बिगड़े हालात के बीच बस वोटिंग जमकर चल रही है। हम देने को तैयार हैं। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितने लाख लोग हैं। ये तस्वीर उस शहर की है जहां कहते हैं मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन आज आप रोइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। ये एक तस्वीर हुकूमत की बघारी हुई शेखी की हवा निकाल देती है, जिसमें गाड़ी में कोरोना संक्रमित वृद्ध महिला लेटी है, लेकिन 5 घंटे से उन्हें बेड ही नहीं मिल पा रहा। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए, कैसे एक मरीज उस गाड़ी में तड़प रहा है जो कोरोना संक्रमित है। एक महिला है, बुजुर्ग महिला, जो उस गाड़ी में पिछले 5 घंटे से लेटी हुई हैं, कोरोना की पेशेंट हैं और इनको भर्ती कराने के लिए जो औपचारिकताएं होती हैं वो पिछले 4-5 घंटे से पूरी नहीं हो पा रही हैं। औपचारिकताओं में या तो सीएमओ पत्र लिखें अस्पताल को कि इनको भर्ती किया जाए, या डीएम लिखें उस पत्र को। कुल मिलाकर के 5 घंटे हो गए हैं, मरीज किसी तरह से सांसें ले रहा कार के भीतर और कोई मदद नहीं मिल रही है। बस आप अपनी आंखों को घुमाइए, जिंदा दिली का शहर एक अजीब सी मुर्दनी का शिकार है। अस्पतालों के बाहर लोग बिलख रहे हैं। तीमारदार एक बेड के लिए घंटों तक परेशान है। मेरे फादर को कोविड पॉजिटिव है, बेड हम लेने आए, कोई बेड नहीं मिल रहा है। अभी डिटेल्स लिए, अभी कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में तो इनको ये इंतजाम रखना चाहिए कि मरीज अगर क्रिटिकल है तो उसको फौरन बेड दिया जाए। 1 घंटे से सबके हाथ जोड़ रहे हैं, अब सिर्फ आप जाके नाम नोट क्यों हुआ है। जहाँ झूठ हाँफने लगता है वहाँ से सरकारी सिस्टम के दावे शुरू होते हैं। सरकारी दावा है कि ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई इस तस्वीर में है, जहां कनोरा के अवध ऑक्सीजन प्लांट से लोग अपने प्यारों की जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डालकर 1 अदद ऑक्सीजन सिलेंडर चाह रहे हैं। सिर्फ लखनऊ नहीं, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी हालात अलग नहीं है। ये बात खुद बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। ये है वाराणसी में बीजेपी के नेता अनवर अहमद, जिनकी तारीफ पिछले साल कोरोना काल में पीएम मोदी ने की थी। अनवर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी चिट्ठी पर निगाह डाली है। डीएम, सीएमओ और संगठन के आला अधिकारियों से बात करने पर भी बनारस में मेरी भाभी के लिए बेड नहीं मिला। जब मेरा हाल ये है तो बनारस में आम लोगों का क्या होगा। यानी लखनऊ से लेकर बनारस तक बेड से लेकर ऑक्सीजन तक हर चीज की कमी है। सरकारी बैठकें जारी हैं और उसमें ऑक्सीजन से दवाई तक सबकी सप्लाई बढ़ाने की दुहाई दी जा रही है, लेकिन जमीनी हालात बता रहे हैं कि सब बातें हैं, बातों का क्या।
हाँ, बातों से याद आया कि जान जाए तो जाए, लेकिन मतदान नहीं जाना चाहिए। आज ही करोड़ों लोगों ने वोट किया। जिस राज्य में हर 1000 में 22 लोग कोरोना मरीज निकल रहे हैं, तो वोटिंग की लगी लाइन में न जाने कितनी जिंदगियां कोरोना का शिकार बन सकती हैं, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लोगों के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को भी कोरोना संक्रमित होने के खतरे में डाला गया। मामला चुनाव से जुड़ा है तो आरोप तो लगने ही थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से मानवता खत्म हो चुकी हो, मर चुकी हो। सोचिए आप, 24 घंटे में 2,73,000 कोरोना के केसेस आए हैं, 1500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने में व्यस्त है। वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। चुनाव हो रहे हैं जिनमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा। ऐसे में आरोपों की गेंद एक से दूसरे पाले में डाली जा रही है, लेकिन इसमें लाखों लाख जिंदगियों पर कोरोना की जो गेंद उछाली जा रही है, उनका क्या होगा? आप शांति रखिए, क्योंकि हुक्मरान आपकी चिंता में चिंतन कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हैं, विपक्ष के नेता कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन इसीलिए हाईकोर्ट ने फैसला किया कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए, पर यूपी सरकार ने तो लॉकडाउन लगाने से साफ मना कर दिया। वहां चुनाव है तो सरकार रिस्क लेने के मूड में नहीं है, लेकिन दिल्ली का चुनाव तो अभी दूर है। लगातार बढ़ते केसेस की मजबूरी ऐसी हुई कि केजरीवाल सरकार को लॉकडाउन लगाने का ऐलान करना पड़ा। अभी लॉकडाउन की मियाद 1 हफ्ते की तय की गई है। इस दौरान दिल्ली के लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि लॉकडाउन में क्या क्या बंद रहेगा इस पूरे हफ्ते। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे, फैक्ट्रीज बंद रहेंगी, स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल भी बंद हैं, रेस्टोरेंट और बार भी बंद हैं, पार्क और गार्डन भी बंद कर दिए गए हैं, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल पूरी तरीके से बंद रहेंगे इन 6 दिनों में, इन सोमवार सुबह तक के लिए। और दूसरी तरफ क्या क्या खुला रहेगा इसको भी जरा समझ लीजिए। जो कुछ दिल्ली में खुला रहेगा उसमें कुछ शर्तें भी लागू हैं, जैसे एयरपोर्ट, स्टेशन, बस अड्डे सिर्फ आने जाने वाले यात्रियों के लिए ही खुले रहेंगे, यानी आपके पास टिकट होना चाहिए। मेट्रो बस अधिकतम 50% क्षमता के साथ ही सड़कों पर चलेंगी। परीक्षा देने वाले छात्र और स्टाफ के लिए आवाजाही पर रोक नहीं होगी, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। शादी समारोह की इजाज़त है, मगर अधिकतम 50 मेहमान ही अलाउड किए गए हैं। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब पर सवारी होगी, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगी। गर्भवती महिलाओं, मरीजों के अस्पताल जाने पर रोक नहीं होगी। कोविड टेस्ट या वैक्सीनेशन के लिए जाने पर रोक नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी खाने की आप घर पर मंगा सकते हैं। दिल्ली में बिगड़े हालात के लिए गुनहगार कौन है? यहाँ की सरकार जो कुछ दिन पहले तक दावा कर रही थी कि सब कुछ ठीक है, या केंद्र और केजरीवाल सरकार की लड़ाई, या लोगों की लापरवाही, या फिर ऐसे हालात के जिम्मेदार? ये तमाम कारण हैं। अब देखिए, जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, दिल्ली में शराब की दुकानों पर कोरोना बढ़ाने वाला हुजूम फिर से उमड़ पड़ा। इसलिए लेने आया कि ये अल्को इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे, जो शराबी है। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। इस महिला ने जो खुले तौर पर कह दिया, कुछ वैसी ही भावना लिए दिल्ली भर में शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। ये पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर की तस्वीरें हैं, जहां नशे की चाहत में कोरोना का खौफ काफूर हो गया। लंबी लंबी कतारें शराब की दुकानों पर लगनी शुरू हो गई हैं। 1 घंटा हुआ है मुख्यमंत्री को कर्फ्यू का ऐलान किए हुए, और उसके बाद तस्वीरें देखिए, ये पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर की तस्वीरें, जहां शराब के लिए लोग कतारों में हैं। और थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर मारामारी चल रही थी, दुकान के काउंटर पर लोग एक दूसरे पर सवार होने को बेताब थे। हालांकि बाद में यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया और इसके बाद उन्होंने 2 कतारें लगवाई। कुछ यही हाल सेंट्रल दिल्ली के गोल मार्केट इलाके का है, जहाँ न सिर्फ लाइन लगी बल्कि लोग स्टॉप खरीदते नजर आए। ये दिल्ली के बॉर्डर मयूर विहार की तस्वीरें हैं, जहाँ लोग एक अदद बोतल के लिए झगड़ पड़े। आप मेरी बात मानो, 2 गज की दूरी बनाओ, 2 गज की दूरी बनाओ, बोलो ना। देखिए मारामारी, उधर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ देखिए दुकानदार से भी लोग उलझ रहे हैं जल्द से जल्द देने के लिए। और देख सकते हैं आप, लोगों में आपस में झगड़ा भी हो रहा है कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था। और यहाँ पे आप भीड़ देखिए, तस्वीरें देखिए, आपको समझ में आएगा कि राजधानी दिल्ली में
गंभीरता कितनी इस बीमारी को लेकर के। कहते हैं ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, और यहाँ तो लॉकडाउन के नाम का बहाना भी मिल गया। पूरी दिल्ली में लॉकडाउन में स्टॉक की कमी ना हो, इसके लिए लोग शराब की दुकानों पर अपना अपना इंतजाम करने में जुटे थे। पीने वालों पर पीने का नशा है, लेकिन इससे भी बड़ा नशा सत्ता का होता है। सत्ता को लगता है कि उसकी जुबान से जो निकला वही सच। चंद दिन पहले तक जो केजरीवाल डींगे हाँकते थे कि सारा इंतजाम है जी, अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको ज़रूरत हो कि लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है, ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं, वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। जो सरकार 5 दिन बाद क्या होगा उसके बारे में भी तय नहीं कर पाती, उसके लिए कहने को बचता ही क्या है। क्या सरकार को पहले से अंदाजा था कि कोरोना बेकाबू हो सकता है? पहले से ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड के बारे में क्यों नहीं सोचा? फिर आज दिल्ली पर जो आधा अधूरा ताला लगा है, वो फैसला पहले क्यों नहीं लिया? आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। देश हो या दिल्ली, कोरोना के मामले में सब भगवान भरोसे है। आप भी सरकार से उम्मीद कम रखिए और खुद को भीड़ भाड़ से बचा कर रखिए, नहीं तो एक आदत बैठ के चक्कर में जिंदगी दांव पर लग जाएगी। देश में सरकारें कितनी निष्ठुर हो चुकी हैं या कैसे उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है, यह आज हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियों से समझ में आता है। क्या दिल्ली, क्या मध्य प्रदेश और क्या उत्तर प्रदेश, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि इन राज्यों में हाईकोर्ट को अब चाबुक चलाना पड़ रहा है। शुरुआत यूपी से करते हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई कि सरकार को चुनावों की पड़ी है और लोगों की जान पर बनाई है। उसने सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना से हालत गंभीर हो चुके हैं, लिहाजा 5 शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धराशायी होते सिस्टम पर नाराजगी दिखाई। कोर्ट ने कहा कि हम मूक दर्शक बनकर तमाशा नहीं देख सकते। रेमडेसिविर इंजेक्शन तय कीमत पर मिले और 36 घंटे में टेस्ट रिपोर्ट आ जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बेड की कमी को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताई है। आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट में देरी पर भी सवाल हाईकोर्ट ने उठाए हैं। हाईकोर्ट की चिंता से आप समझ सकते हैं कि हालात गंभीर हैं, लेकिन एक कदम उठाकर आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, और वो है मास्क पहनना। आपको याद होगा, हमने मुहिम चलाई है #MaskUpIndia की, जिसके जरिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो खुद भी मास्क पहने और दूसरों को भी मास्क पहनाएं। और जो लोग मास्क पहनकर अपनी सेल्फी हमें भेज रहे हैं, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं, उनको हम हर रोज़ यहाँ पर दिखाते भी हैं। और ये लोग जिनकी तस्वीरें अभी आप देखेंगे स्क्रीन पर आने वाले वक्त में, #MaskUpIndia लिखकर जो एबीपी न्यूज़ को टैग कर रहे हैं, ये तमाम लोग, चाहे विनय सिंह सेगर जैसे लोग और सुरेंद्र गोदारा जैसे लोग, ये लोग वाकई में हमारे असली हीरो हैं। आपको मास्क पहन कर रखना है, हर हाल में मास्क पहन कर रखना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, और सबसे बड़ी बात, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहना है, क्योंकि आज अस्पताल खुद बीमार है। वहाँ आपकी सांसों के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है। सर, अस्पतालों का भी दम घुट रहा है, उस पर भी हम आपको इत्मीनान से बात करेंगे। अब एक और चिंता करने वाली खबर, कोरोना आज देश की सांसों का इम्तिहान ले रहा है, और इस इम्तिहान में सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी इस देश में महसूस हो रही है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस कमी महसूस हो रही है। सामान्य दिनों में कोरोना से पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की रोजाना खपत 1000 से 1200 मीट्रिक टन की थी, लेकिन कोरोना काल में 15 अप्रैल की रिपोर्ट यह है कि यह खपत बढ़कर 4795 मीट्रिक टन हो चुकी है। आप सोच सकते हैं आज वो खपत कितनी ज़्यादा और बढ़ गई होगी। 15 अप्रैल वाली वो खपत सामान्य दिनों की तुलना में
435% ज्यादा थी। सरकार ने जरूरत को देखते हुए 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात करने का फैसला भी कर लिया है। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली को 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की लगातार जरूरत है, जबकि महाराष्ट्र की उखड़ती सांसों के लिए 1646 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 250 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आज इसकी जरूरत इतनी हो गई है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर 100 से 150 रुपए तक बिकता था, उसकी कीमत का रेंज 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक हो चुकी है। आज देश की सांसों पर कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का पहरा हो चुका है, इसको अब देखते हैं। कहीं सरकारी बाबूगिरी में तो कहीं लापरवाही के कारण कोरोना के सताए लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन का स्तर कम क्यों हो जाता है। जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कोरोना की मार फेफड़े पर बहुत ज्यादा पड़ती है। जिनको दिल की बीमारी होती है या अस्थमा हो, उनके लिए भी कोरोना ऐसे समय में घातक हो जाता है, क्योंकि उस साल में भी ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। जिनको गहरी नींद नहीं आती, उसका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और जो लोग नींद की या दर्द की दवा का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनके लिए भी ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाती है। एक तरफ कोरोना सांसों पर ही हमले कर रहा है और दूसरी तरफ कोरोना से लड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र माना जाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सांसें सहेज कर रखिए, क्योंकि कम पड़ी तो मिलनी मुश्किल है। तमाम सुविधाओं की जो जिम्मेदार है वो हमारा शासन है। ये दौर ऐसा है जब सांसें बचाने में सरकारों का दम फूल रहा है। ऑक्सीजन का फ्लो कम हो गया है, उनको डॉक्टर बोल दिया कि बाहर से व्यवस्था कीजिए। और पैसा लुटाकर भी सांस मुहैया नहीं है। लोग भरा जा, सिलेंडर टाइम टू टाइम लगा जा रहा है, समय लगता है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। आज न मोबाइल की डिमांड है, न लग्जरी कार की। प्रेमिका भी आसमां से तारे तोड़ने को नहीं कहती, वो कहती है बस एक सिलेंडर ऑक्सीजन ला दो। मुंबई से दिल्ली तक, लखनऊ से भोपाल तक, हर तरफ बस ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। यूपी की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें देखिए। बहुत साल पहले ऐसी ही लाइन एलपीजी सिलेंडर के लिए लगती थी, अब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगी है। पहले सवाल पेट का था, अब जिंदगी का है। मौलवीगंज में सरदार हैं और तमाम लोग हैं, 20,000 का दे रहे हैं और 10,000 वापसी करेंगे, 10,000 का सिलेंडर पड़ेगा। तमाम नर्सिंग होम 30,000 रुपए रोज लेने पे तैयार हैं। ये शासन की विफलता है। हमारे रिश्तेदार में खत्म हो गए, सिलेंडर के लिए 20,000 रुपये पहले कहा दे दिए, 20,000 का मिलेगा। उसके बाद जब पैसे लेके आए कहीं मेरे पास सिलेंडर खत्म हो गया, मेरा बिक गया। कोरोना के इस दौर में अस्पताल में अदद बेड और ऑक्सीजन ही सबसे बड़ी जरूरत है। इसे देने के लिए लखनऊ में यह इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है। जब तक यहाँ से चिट्ठी नहीं मिलेगी तब तक अस्पताल में भर्ती नहीं होगी। अफसर एसी में बैठे हैं और बाहर एम्बुलेंस में मरीज की सांसें कम हो रही हैं। 20 दिन से बहुत परेशान है हम लोग। देखिए पूरे सब जगह भटक रहे हैं। नहीं, कहीं प्राइवेट जाओ, वहाँ से लिखा के लाओ, वहाँ से लिखा के लाओ, वहाँ से लिखा के, कहाँ जाए? पब्लिक जाए तो कहाँ जाए? हाल हर जगह ऐसा है। रतलाम में एक बुजुर्ग को अस्पताल में ऑक्सीजन का मास्क तो लगा दिया, लेकिन पाइप जोड़ना भूल गए। चंद मिनट में ही सांसों की डोर टूट गई। दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी है। कोरोना काल में डिमांड इतनी बढ़ गई है कि सप्लायर पूरा नहीं कर पा रहे।
जिन्हें कोरोना नहीं है उन्होंने भी इसे स्टोर कर रख लिया है। किसी को पता ही नहीं चल रहा कि वो कोरोना है या नहीं है, उसे बाद में पता चलता है। कोई सिम्टम है नहीं, आरटीपीसीआर में आ नहीं रहा है, बट एक्सरे के अंदर कोरोना आ रहा है। तो इस डर की वजह से भी लोगों ने मशीनें रखना शुरू कर दिया, क्योंकि आज की डेट में कोई भी एक पॉजिटिव हो रहा है तो पूरा घर पॉजिटिव हो रहा है। तो इस चक्कर में एक डर की वजह से लोगों ने अपना मशीनें अपने घरों पर रखना शुरू कर दिया। नतीजा ये हो रहा है कि जिन्हें जरूरत है उन्हें अब ऑक्सीजन मुहैया नहीं, जहां मुहैया है वहां सोने के भाव पर। बाय सी में फ्रेट पड़ता है कम। आज की डेट में अगर हम उसको एयरलिफ्ट कराते हैं तो फ्रेट कम से कम नहीं तो एक मशीन के ऊपर 8 से 10 हज़ार रुपये का फ्रेट ही लगता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ये वो हो रहा है कि जो आगे कॉस्ट आ रही है उसी को बढ़ा करके लिया जा रहा है, अदरवाइज किसी के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड ने केंद्र सरकार की पेशानी पर भी बल ला दिया है। डिमांड पूरी करने के लिए ऑक्सीजन के आयात पर भी सोच रही है सरकार। जहां कमी है वहां ऑक्सीजन भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन का भी इंतजाम कर दिया गया है। लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के जरिए जंबो सिलेंडर भेजे हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि ऑक्सीजन को भारी सुरक्षा में रायबरेली से कानपुर पहुंचाया गया है। ऑक्सीजन आज के दौर में देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और मुद्दा झपटने में भला सियासी दल कहां पीछे रहते हैं। जनता सांसों के लिए तड़प रही है और सांसद महोदय 2 दिन तक संसद में इसे लेकर बहस करना चाहते हैं। हमारे भी राज्य में परिस्थिति बहुत गंभीर है, हाथ से बाहर जा रही है। सिर्फ चिता भड़क रही है सब जगह पे, कब्रिस्तान में जगह नहीं है। ऐसे मामले में एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन अगर बुला लेते हैं सरकार, तो हर राज्य की सिचुएशन के बारे में वहाँ खुलकर चर्चा होगी। संसद सत्र बुलाया जाएगा, 2 दिन बहस होगी और तब तक सैकड़ों जाने सांसों की चाहत में तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगी। लेकिन नेताजी को इससे क्या, उन्हें तो सांसों पर भी वोट मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। यकीन नहीं आता तो इंदौर की ये तस्वीरें देख लीजिए। यह पूजा पाठ हो रहा है ऑक्सीजन की खेप का, जो गुजरात से नेताजी ने मंगाई है। अब बिना शोर शराबे और प्रचार के ये सांसें मरीजों तक पहुंच जाती तो सारी मेहनत पानी में जाती। इसीलिए 45 मिनट तक पूजा पाठ चला और उसके बाद ऑक्सीजन के सिलेंडर जरूरतमंदों को मिले। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी है तो दूसरी तरफ अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। कोरोना की चेन टूट नहीं रही है। ऐसे में लगता है कि देश एक बार फिर लॉक्ड हो सकता है ताकि कोरोना को डाउन किया जा सके। अभी तक किन राज्यों ने क्या क्या किया है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल तक के लिए सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा है, जबकि रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन था और ये 15 मई तक रहेगा हर रविवार को। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल से धारा 144 लागू है, कर्फ्यू है, ताकि 15 दिन में ब्रेक द चेन के तहत कोरोना को खत्म किया जा सके। राजस्थान में आज से 3 मई सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। बिहार में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू अगले आदेश तक रहने वाला है। पहले महाराष्ट्र में कर्फ्यू और फिर दिल्ली में कर्फ्यू। इन खबरों से प्रवासी कामगारों में डर बढ़ गया है। ऊपर से कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिस प्रदेश के सबसे अधिक लोग बाहर प्रदेशों में जाते हैं, उन नीतीश कुमार ने अपने प्रवासियों से वापस बिहार लौटने का आग्रह कर दिया, जिससे आशंका पैदा हो गई है कि क्या फिर पूरा देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। ये 3 तस्वीरें देखिए, एक दिल्ली बॉर्डर पर गाजियाबाद बस अड्डे की, दूसरी कानपुर की और तीसरी मुंबई की। तीनों तस्वीरों में एक ही सच दिख रहा है। प्रवासी मजदूर घबराए हुए हैं और जल्द से जल्द लौटना चाहते हैं। मुंबई में तो कर्फ्यू लगे होने के बाद भी मजदूर ट्रेनों की आस में स्टेशन पहुंच रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे का हाल भी देख लीजिए, जहां हड़कंप मचा है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, पूरा इलाका जाम हुआ पड़ा है। जो लोग ट्रेन से जा सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं ट्रेन से चल जाए। बाकी मजदूर आप देख सकते हैं कि बसों के जरिए अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। भीड़ आप देखिए, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे जुट रहे हैं। लगातार लोगों का रेला निकल रहा है यहाँ से, लगातार लोगों का काफिला, और जिसकी वजह से हम आपको ये भी दिखाते हैं कि सड़क की क्या स्थिति। आप ये देखिए, सड़क पे मजदूर भरे पड़े हैं, कोई अपनी गाड़ी से, कोई ऑटो से, कोई टैक्सी से यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपना सामान लेकर के। बच्चे भी सामान ले लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने जो बात कही उससे देश भर में लॉकडाउन की चर्चा गर्म हो गई है। जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आए। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर में अब उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाएं और हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे, लेकिन आ जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही उनको और कठिनाइयां बढ़ेगी। हम लोग चाहते हैं जल्दी आ जाए, जांच हो जाए, उसका उपाय कर दिया जाए। नीतीश कुमार भी जानते हैं पिछली बार मजदूरों के लौटने में सहयोग न कर पाने के कारण उनकी काफी फजीहत हुई थी। इस बार नीतीश खतरा मोल नहीं लेना चाहते, लेकिन ज्यादा बड़ा डर तो मजदूरों के मन में है, जो पिछली बार अपने दम पर लौटने को मजबूर हुए थे। इस वक्त मैं कौशाम्बी में मौजूद हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो इधर से उधर जाते हुए साफ तौर पर आपको फुटओवर ब्रिज के ऊपर भी नजर आएंगे और लोग चलते हुए जा रहे हैं। अभी तस्वीरें हमने देखी थी, एक बस के ऊपर काफी संख्या में जो थे लोग वो बैठे हुए हैं। जो काम करने वाले लोग थे वो दिल्ली छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। इनको डर है कि जिस तरीके से पिछली बार लॉकडाउन लगा था, कहीं एक हफ्ते के बाद दोबारा से लॉकडाउन ना लग जाए। कोई साइकिल से निकला था तो कोई पैदल ही लौट गया था। रास्ते भर में जमाने भर की बेरुखी और मुसीबतों का सामना करते हुए सैकड़ों लोगों की जान ऊपर से गई। वो वक्त दोबारा कोई नहीं चाहता। वाकई में कोरोना की तस्वीरें डरा रही हैं, एक निराशा भी पैदा कर रही हैं, लेकिन इस निराशा के बादलों के पार उम्मीदों की रोशनी भी है। उसको हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। कुछ ऐसे कर्णधार हैं जो अपनी पहल पर, अपनी कोशिशों से कोरोना के मारे लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों के जज्बे को एबीपी न्यूज सलाम करता है। बदहवासी और खौफ का ये दौर, आम और खास का फर्क खत्म हो चुका है। हर शख्स को मदद की दरकार है। सोशल मीडिया पर ऐसे संदेशों की बाढ़ है। किसी को बेड चाहिए, किसी को प्लाज्मा, किसी को इंजेक्शन चाहिए तो किसी को ऑक्सीजन। जब व्यवस्था चरमरा चुकी हो तो इंसान का भरोसा भी डिगने लगता है। लेकिन ऐसे ही मौके पर आगे आते हैं वो लोग जिनमें मदद का जज्बा होता है। ऐसे ही एक हीरो हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी। सोशल मीडिया पर श्रीनिवास को टैग कर मदद मांगने वालों की बाढ़ है और ऐसा इसलिए है कि वो हर शख्स की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया में आप बिलीव नहीं कर सकते, लगभग 40,000 के ऊपर हम लोग के पास रिक्वेस्ट आया है पूरा देश भर। तो हम लोग ने अभी ये लोग स्क्रॉल करते रहते हैं IYC का और खुद का मेरे हैंडल का भी। मदद दिल्ली में पहुंचानी हो या छत्तीसगढ़, झारखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में, श्रीनिवास अपनी क्षमता भर सबकी मदद में लगे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जरिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने SOSIYC हैशटैग जारी किया है। उसमें इमरजेंसी केसेस कौन कौन है, उसके सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उससे किसी का जान चले जाता है, उस समय में मदद हमने किसको कर सकते हैं, ऐसे तमाम लोगों का वो फिल्टर करके उन लोगों को मदद पहुंचाना, जो इंजेक्शन हो और बेड का ज़रूरत हो, जो ऑक्सीजन का हो, तमाम चीज़ें हैं, उन लोगों को मदद करने के लिए हमने लगातार पूरा देश भर हमने कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही इसमें लगे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे भी कोविड काल में लोगों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। श्रीनिवास की तरह उनका भी सोशल मीडिया अकाउंट मदद मांगने वालों से भरा हुआ है। कांग्रेस, बीजेपी, आपके कई नेता कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं। सही मायनों में यही लोग इस आफतकाल में लोगों के हीरो बनकर उभरे हैं, क्योंकि नेता वही है जो जनता के दर्द का साझीदार हो और मुसीबत में उनके साथ हो। दिलीप पांडे और श्रीनिवास बीवी के अलावा बीजेपी के युवा नेता हैं शलभ मणि त्रिपाठी, वो भी काफ़ी आगे हैं। नुपुर शर्मा, वो भी काफ़ी आगे है। योगिता भयाना, एक और NGO चलाती है महिला, वो भी बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोगों की मदद कर रही है। इन तमाम लोगों को हमारा सलाम है। और अब वक्त है
आपको ये बताने का कि आज सुबह ट्विटर पर मैंने कौन सा शब्द पोस्ट किया, और वो शब्द है विश्वास। इस शब्द के लिए हजारों संदेशों में से जो 2 चुने हुए संदेश आपको दिखाते हैं जो हमने आज चुने हैं। पहला संदेश रोहित मिश्रा का है और रोहित लिखते हैं, विश्वास एक छोटा शब्द है, बोले तो 1 सेकंड लगता है, सोचो तो 1 मिनट लगता है, समझो तो 1 दिन लग जाता है, पर साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अगला संदेश है योगेश शुक्ला जी का और उन्होंने लिखा है, जन्म भगवान का मनुष्य पर अटूट विश्वास है, मृत्यु मनुष्य के लिए आज भी भगवान साक्षात है। आप सभी का शुक्रिया इतने खूबसूरत संदेश हमें भेजने का। यह आपका विश्वास ही है जो हमें आपकी बात रखने का, सच कहने का हौसला देता है। विश्वास यानी भरोसा, लेकिन गौर से देखिए तो विश्वास में विश्व की आस है और यही आस इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान लगाए बैठा है। इस बुरे दौर में वो दुनिया चलाने वाले से मन का विश्वास मांग रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।